हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब ब्रिटिश कॉलोनी इंडियाज़ में आई तो वो फॉरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट लेकर आई, मतलब उनका फॉरेस्ट पे क्या असर हुआ। तो फॉरेस्ट पे ऐसा असर हमने पढ़ा था कि उनको ब्रिटिशर्स को शिप बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो वो उनकी फॉरेस्ट रिजर्व जब ख़त्म होने लगी तो उन्होंने दूसरे देशों में ढूंढना शुरू किया कि वहाँ मजबूत और यूज़फुल लकड़ी कौन सी है जो हमारे काम आ सके। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे देश से लकड़ियाँ लेकर जाने लगे। तो ऐसे कुछ 4-5 रीजन्स हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो उनको शिप बनाने के लिए चाहिए था। दूसरा, जब वो रेलवे स्टार्ट किया तो उनको रेलवे के लिए क्या बनाना पड़ता था, स्लीपर्स बनाने पड़ते थे। याद रखिएगा, स्लीपर्स क्या है, रेलवे लाइंस के बीच में बिछी हुई लकड़ी की पट्टियाँ जो आजकल लोहे की पट्टियों में बदल दी गई हैं। ठीक है। उसके बाद जब वो इंडिया में रहने मतलब अपनी कॉलोनीज बनाने आए, तब भी उन्हें क्या करना पड़ा कि अपनी रहने की जगह को बनाने के लिए उन्होंने जंगलों को बुरी तरह काटा। ये 3 रीज़न हो गए। चौथा रीज़न है पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ मतलब गांव के लोग और वो लोग भी, ट्रेन में भी फ्यूल की तरह यूज होता था, लकड़ी का ही यूज होता था फ्यूल की तरह। और घर पे भी लकड़ियों को ही जलावन के रूप में यूज किया जाता था। महिलाएं इसी से खाना बनाती थी, लकड़ियों को जलाकर ही। तो ये भी यूज था और इसकी वजह से भी फॉरेस्ट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा था। इसके साथ ही हम फॉरेस्ट का यूज भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि हम मतलब मेडिसिन्स का यूज करते हैं, फ्रूट के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूज के लिए हमारा फॉरेस्ट रिजर्व इम्पोर्टेंस रखता है, राइट। तो हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, फ्यूल, फोडर, लीव्स, ऐसे ढेर सारे चीज़ों के लिए हम ऑलरेडी। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया, एक फॉरेस्ट ऑफिसर को बिठा दिया जिसने ये कहा कि भैया ये जो फॉरेस्ट है इस पर सिर्फ अंग्रेज अपने यूज के अनुसार लकड़ियाँ लेकर जा सकते थे, बट गाँव वालों के लिए वो फॉरेस्ट रिजर्व अवेलेबल नहीं होता था, यूजफुल नहीं होता था। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो वो लेकर आए। ठीक है। तो अब देखो, हु कुड हंट, मतलब शिकार कौन कर सकता था, ऐसा कौन सा, मतलब शिकार के से रिलेटेड कौन कौन से नियम थे। तो देखो, द न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो फॉरेस्ट से लकड़ियाँ इधर उधर करते थे उनकी लाइफ बदल दी। नया जो चेंज आया फॉरेस्ट के कानून में। ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि मैनी पीपल हु लिव्ड इन नियर फॉरेस्ट हैड सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, पार्ट्रिजेस एंड वेरी स्मॉल एनिमल्स। मतलब देखो, जो लोग जंगलों के आसपास में रहते थे वो लोग क्या करते थे कि हिरन का या फिर छोटे मोटे जानवरों का, खरगोश का, छोटे मतलब चिड़ियों का शिकार करके वो लोग अपना पेट पालते थे। बट जब नया लॉ आया तो उसने कहा कि आप हंटिंग नहीं कर सकते। तो इससे उन लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा जो सिर्फ हंटिंग के भरोसे जीते थे। ठीक है। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। अब ये प्रैक्टिस, ये शिकार करने की जो प्रैक्टिस है, ये क्या हो गई, बिल्कुल बंद। दोज हु वेर कॉट हंटिंग नाउ पनिश्ड बाय पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है इल्लीगल हंटिंग। याद रखिएगा, जब इल्लीगल हंटिंग शब्द ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, पोचिंग लिखते हैं। तो अगर आप पोचिंग नहीं लिखना चाहते तो आप इलीगल हंटिंग भी लिख सकते हो। वाइल द फॉरेस्ट लॉ डिप्राइव पीपल फॉर देयर कस्टमरी राइट्स टू हंट, हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकम अ स्पोर्ट। देखो, हंटिंग एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स बन गया। ठीक है। जैसे कि शेर का शिकार राजा महाराजा करते थे और राजा महाराजाओं को देख देख कर अंग्रेज भी शेरों का शिकार करने लगे, बाघ, चीता, बड़े जानवरों का शिकार करने लगे। और ये सिर्फ रईसों के लिए अवेलेबल होता था, बड़े लोगों के लिए अवेलेबल होता था, इसीलिए इसे बिग गेम कहा गया। ठीक है।
अब देखो, मैनी मुगल पेंटिंग्स सो प्रिंसेस एम्परर्स एंजॉय अ हंट, मतलब ऐसे बहुत सारे मुगल एम्परर्स के टाइम के पेंटिंग्स हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे उस समय के राजा या राजकुमार शिकार करते थे। ठीक है, इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट दैट वेरियस स्पेसीज बिकम ऑलमोस्ट, और इसी कारण से क्या हुआ, जंगलों से बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो गायब हो गए और गायब हो रहे हैं, आज भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। द ब्रिटिश लॉ लार्ज एनिमल्स एज ए साइन ऑफ वाइल्ड, मतलब जो बड़े जानवर थे उनको वाइल्ड और प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी कहा जाता था। दे बिलीव दैट बाय किलिंग डेंजरस एनिमल्स, उनको लगता था ना कि अगर हम डेंजरस एनिमल्स को मार रहे हैं तो इससे हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये कितने सारे शिकार हैं, मतलब बाघों को इन लोगों ने मारा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आज की डेट में भारत को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड डोनेट करता है, पूरा वर्ल्ड अच्छा खासा प्ले रोल करता है, मतलब टाइगर्स को बचाने के लिए। सेफ टाइगर्स नाम का हमने प्रोग्राम भी सुना होगा आप लोगों ने, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हो। यहाँ एक स्टोरी दी गई है, आप ये स्टोरी अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ क्या लिखा है। देखो इसने क्या किया ना कि जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, इन लोगों को फॉरेस्ट रिजर्व यूज नहीं कर पा रहे थे, तो इनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, एक कुल्हाड़ी छोड़कर और कुछ बचा नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जंगलों के ऊपर निर्भर थे, लकड़ियाँ चुन चुन कर बाहर ले जाकर बेचते थे वैसे लोग, या फिर फल मतलब तोड़ कर ले जाकर बाज़ार में बेचते थे ऐसे लोग। ये सारे लोग सरकार के पास गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और बोला कि सर हमारे पास तन ढकने को कपड़ा नहीं है, रातों को हम सिर्फ आग के भरोसे जी रहे हैं, हमारे लिए तो इससे अच्छा है कि आप हमें जेल में डाल दो, एटलीस्ट जेल में खाना तो मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशंस भी अंग्रेज़ों के कारण आ गई, यही इस स्टोरी में बताया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो, दे गेव रिवार्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स, मतलब अगर कोई टाइगर्स को मारता था तो उन्हें इनाम मिलता था। ठीक है, वुल्फ्स यानी कि भेड़िए और बड़े जानवरों का शिकार करने पर उन्हें इनाम दिया जाता था, और ऐसा वो मानते थे कि ये शिकार जो खेती करने वाले हैं इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए ओवर 80,000 टाइगर्स, मतलब 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज़्यादा चीते और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मार दिए गए इस समय काल पे। देखो 1875 से 1925 तक, और कितने जानवर मार दिए गए वो तो खैर बात ही अलग है। आज की डेट में पूरे भारत में 80,000 शेर नहीं है, और इनको शेरों को की संख्या इतनी कम हो गई है बाघों की कि हम इसे बचाने पे लगे हुए हैं, और इन अंग्रेज़ों ने इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया था। ग्रेजुअली द टाइगर केम टू बी सीन एज स्पोर्टिंग ट्रॉफी, मतलब टाइगर का जो सर होता था या जो उसकी खाल होती थी वो एक ट्रॉफी की तरह दी जाती थी। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट, सिर्फ महाराजा, एक महाराजा हैं महाराजा ऑफ सरगुजा, इन्होंने 11,157 टाइगर्स को मारा है। देखो 2000 लियोपार्ड्स को शॉट किया है, गोली मारी है। तो उस समय ये बहुत शान की बात मानी जाती थी कि मैंने इतने शेर मारे हैं। लेकिन अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूले किल्ड 400 टाइगर्स। अब ये देखो ये भी कुछ कम नहीं है। इनिशियली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वेर रिजर्व फॉर हंटिंग्स, कुछ ऐसे इलाके थे जिन्हें हंटिंग के लिए ही प्रोटेक्ट करके रखा जाता था। ओनली मच लेटर डिड environmentalists and conservators began to argue that all these species of animals need to be protected and not killed। बाद में कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा कि भाई आप अगर इस तरह से मारोगे तो जंगल का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, और इसीलिए आप इन्हें मत मारो। तब धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होने लगी। न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट, नई सर्विसेज। देखो नए व्यापारी आए, नई नई नौकरियां लेकर आए, नई नई सर्विसेज लेकर आए,
अब ये क्या है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, राइट। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब फॉरेस्ट के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत तरह से अपनी नौकरी, अपना भोजन, अपना आवास खो चुके थे। Some people benefited from the new opportunities, कुछ लोगों को नए नए मौके भी मिले। अब वो मौके क्या हैं वो भी देख लेते हैं। Many communities left their traditional occupation and started trading in forest products. बहुत से ऐसे छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। दिस हैपन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये सिर्फ इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि पूरे देश में हुआ, ठीक है। देखो जैसे कि रबर की डिमांड बढ़ने लगी, रबर की डिमांड सबसे ज़्यादा कहाँ थी उस समय, यूरोप में थी, ठीक है। तो रबर की डिमांड बढ़ने लगी तो 19th सेंचुरी के मध्य मुंडुरुको पीपल ऑफ ब्राज़ील के ये लोग जो कि अमेज़न के जंगलों में रहते हैं वो मैनियोक का उत्पादन करते थे, ठीक है। मैनियोक उनका स्टेपल फूड है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फूड है। बिगेन टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम वाइल्ड रबर ट्रीज फॉर सप्लाई ऑफ ट्रेडर्स। Gradually, they descended to live in trading posts and become completely dependent on traders. मतलब उन जंगलों में से बाद में ज़्यादातर कब्जा किसका हो गया, ट्रेडर्स का हो गया, और वो लोग ट्रेडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने लगे। इन इंडिया द ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज नॉट न्यू। भारत के लिए ये काम नया नहीं था, ठीक है, कि जंगलों से व्यापार करना, जंगली चीज़ों का व्यापार करना भारत के लिए नया नहीं था। फ्रॉम द मेडाइवल पीरियड ऑनवर्ड वी हैव रिकॉर्डेड ऑफ आदिवासी कम्युनिटीज़, मतलब मेडाइवल पीरियड से ही भारत में आदिवासी कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है, जो एलिफेंट्स, अदर गुड्स लाइक हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कुकून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रासेस, गम्स, रेसिन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम बेच रहे थे। देखो सिल्क का मतलब होता है रेशम, ककून भी एक तरह का कीड़ा होता है जो जिससे मतलब धागे निकलते हैं, ठीक है। हॉर्न यानी कि सिंग, ठीक है, हाथी। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। बैम्बू यानी कि बांस, स्पाइसेस यानी कि मसाले, फाइबर्स मतलब एक सिंपल सा समझो ना कॉटन, ग्रासेस होती है ना, ग्रासेस भी बिकती थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसका ट्रेड हम ऑलरेडी कर रहे थे। और ये कौन बेचता था, ये नोमैडिक कम्युनिटीज़, जैसे कि बंजारा होते हैं ना, बंजारा जो गांव-गांव घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका कोई अपना घर नहीं होता, तो ऐसे लोगों को बंजारा कहते हैं। ये लोग ऐसी चीज़ें लेकर बेचते थे। जब ब्रिटिश सरकार भारत में आई तो उसने क्या किया, इस ट्रेड को कम्प्लीटली गवर्नमेंट के रेगुलेट कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट जैसा कहेगी उसी तरह से आप व्यापार कर पाओगे, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स द सोल राइट टू ट्रेड इन द फॉरेस्ट। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि यूरोपियंस को यह अथॉरिटी दे दी कि अब आप यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले जा सकते हो, ठीक है। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वेयर रेस्ट्रिक्टेड। लोकल लोगों के लिए मना था। लोकल लोग ना तो अपने गाय बैल घोड़ा लेकर जा सकते थे चराने के लिए और ना ही वो शिकार कर सकते थे। इन द प्रोसेस मैनी पेस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक कोडावा, कराचा, येरुलुका, ये याद रखिएगा कुछ मतलब नोमैडिक कम्युनिटीज़ के नाम अगर कोई पूछ दे कि गिव सम नेम्स ऑफ मतलब नोमैडिक कम्युनिटीज़, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, कोरावा, कराचा, येरुकुला मद्रास की है, ठीक है। तो ये लोग जो हैं जो सिर्फ मतलब ट्रेडिंग पर डिपेंड करते थे कि ये लोग जड़, फल, फूल ऐसी चीज़ें बेच कर जी रहे थे, इन लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, राइट। इनका जीने का आसरा ही ख़त्म हो गया। सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स। और ये लोग फिर भी वही काम करते थे क्योंकि दूसरा काम इनको आता नहीं था, तो इनको गवर्नमेंट ने क्या कहना शुरू कर दिया है, क्रिमिनल ट्राइब्स। और इनको क्या काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, आप फैक्ट्रीज़ में काम करो। अब बेचारे ये जंगलों में रहने वाले लोग ये फैक्ट्रीज़ में काम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे,
उसकी वजह से सारा दिक्कत होता था। ये खेती करने को कहते थे या फिर जो मतलब माइंस होती थी उसमें काम करने को कहते थे, गवर्नमेंट के अंडर काम करने को कहते थे, और ये चीज़ इन लोगों को मंजूर नहीं थी। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग ऑफ द पीपल। हाँ, ठीक है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही थी, नई अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हर इंसान उससे खुश हो, ठीक है, या फिर इंसानों के हक की बात हो। अंग्रेज क्या करते थे, काम तो आपसे पूरा करवाते थे मगर सैलरी के नाम पर, पगार के नाम पर आपको बहुत कम देते थे। इन आसाम में जहाँ हम अभी रह रहे हैं वहाँ बोथ मेन एंड वुमन फ्रॉम फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ लाइक संथाल एंड ओरेयंस फ्रॉम झारखंड एंड गेंडाज फ्रॉम छत्तीसगढ़ वेयर रिक्रूटेड टू वर्क ऑन टी प्लांटेशंस। अब आपको यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है कि संथाल कम्युनिटी कहाँ की है, ओरेयंस कहाँ की है, झारखंड की, ये तो याद रह जाएगा, राइट। ओरेयंस है झारखंड की और गोंड है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो ये कुछ प्रजातियां मतलब कम्युनिटीज हैं जिनको अंग्रेजों ने रिक्रूट किया, किस चीज़ के लिए, आसाम में चाय की खेती के लिए। बोला कि आप लोग चलो आसाम और आसाम जाकर वहाँ चाय की खेती करो। द वेजेस वेयर लो एंड कंडीशंस ऑफ वर्क वेयर वेरी बैड। एक तो दिक्कत क्या थी कि मतलब ढेर सारे एक लाइन से पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। अब पेड़ों की एक दूसरे से डालियाँ थोड़ी इधर बढ़ गई, थोड़ी इधर बढ़ गई, इस तरह से, ठीक है। अब आपको इसके बीच में घुसकर पत्ते कलेक्ट करने होते हैं, तो कभी कोई पेड़ डाली से चुभ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी नीचे का दिखाई नहीं देता है तो आप गिर भी सकते हो। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। फिर नीचे अगर सांप, कीड़े मकोड़े कुछ भी काट ले तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जंगल मतलब जो चाय के पेड़ होते हैं वो आपकी कमर के ऊपर होते हैं और वो कमर के ऊपर इतना बड़ा कवर कर लेते हैं कि आपको नीचे का बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में चाय बागान वालों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, राइट। तो काम करने की स्थिति अच्छी थी नहीं और पगार थी बहुत कम, तो दे कुड नॉट रिटर्न इजीली टू देयर होम और विलेजेस फ्रॉम वेयर दे हैव बीन रिक्रूटेड। इतनी आसानी से वो वापस घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि उस समय ना तो आपको ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल मिल पाते थे और ना ही कोई गाड़ी या इतना अवेलेबल बस ट्रेन तो थी नहीं। तो आपके पास तो होता ये था ना कि वो लोग लेकर तो आ जाते थे कि चलो आप आसाम में आप काम करना, लेकिन जब आसाम से यहाँ लोग आते थे उनको काम करने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिलता था, तो वो लोग परेशान हो जाते थे कि यार क्या करें, कैसे करें। कुछ लोग भाग जाते थे, कुछ लोग मतलब विद्रोह करते थे। तो वो जो विद्रोह हुए जंगलों में, अब हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, मतलब विद्रोह जो हुए, विद्रोहियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो कि हमारे इंडियंस ही थे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो वैसे तो भारत के भी कई हिस्सों में हुए और कई हिस्सों में विश्व के कई हिस्सों में भी हुए, ठीक है। फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस, यानी कि जो मतलब जंगलों में रहने वाली कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि सरकारी जो लॉ था, जो कानून था, उसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर इनसे पूछकर तो कोई कानून बनाया नहीं गया था, इनके हक में तो कोई कानून बनाया नहीं गया था, सिर्फ अपनी मर्जी निकाली जा रही थी अंग्रेजों द्वारा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनको ज़्यादा गुस्सा हुआ। लाइक लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, लाइक देखो सिद्धू कानू इन द संथाल परगानास, बिरसा मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, अल्लूरी, सीताराम राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरी। तो ये कुछ लोग हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो कि रिबेलियन रह चुके हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के। इनके कम्युनिटीज फॉरेस्ट में रहती थी और ये लोग उस कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे कि रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। एक बस्तर में 1910 में एक रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बस्तर कहाँ है याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये इसके आसपास ही मतलब आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी मतलब टच होता है, उड़ीसा और महाराष्ट्र का भी बॉर्डर टच होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर इज ए
plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain, and to its south it's the Godavari plain. The river Indravati winds across Bastar east to west. A number of different communities live in Bastar. देखिए, अगर बस्तर की जियोग्राफी के बारे में पूछा गया, ठीक है, बस्तर की जियोग्राफी के बारे में पूछा गया, तब आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, ये देखो, आपको बताना पड़ेगा कि बस्तर क्या है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बस्तर इज ऑन ए प्लेटू. टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेटू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड टू इट्स साउथ गोदावरी प्लेन. द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो बस्तर के जियोग्राफिकल फीचर्स हैं. अब वहाँ के कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. तो कम्युनिटीज़ फाउंड इन बस्तर्स आर मारिया, मुरिया गोंड, धुरवस, भात्रस एंड हलबस. तो ये कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो कहाँ पाए जाते थे, बस्तर में. दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक है. कुछ लोग मतलब आपस में, इनके जो रिलीजन्स थे कुछ आपस में मिलते भी थे, जैसे कि मतलब कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे, कुछ लोग सूर्य भगवान की पूजा करते थे, कुछ लोग किसी की पूजा करते थे. तो कुछ एक बिलीफ जो थी वो मैच करती थी, कॉमन होती थी, कुछ मैच नहीं करती थी. द पीपल ऑफ बस्तर बिलीव दैट ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड ऑन द अर्थ. मतलब हर गांव को भगवान ने अपनी ज़मीन पर से कुछ हिस्सा दिया है, ठीक है. एंड इन रिटर्न दे लुक आफ्टर, और इसके बदले में द अर्थ बाई मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चरल फेस्टिवल. और हर गांव को जो ज़मीन मिली है भगवान के द्वारा, उसके बदले में गांव के लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कहा जाता है. और इस फेस्टिवल में वो लोग भगवान का शुक्रिया करते हैं. इन एडिशन टू अर्थ दे शो रेस्पेक्ट टू द स्पिरिट ऑफ द रिवर एंड फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स. देखो, ऐसे फेस्टिवल्स में वो लोग नदियों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, ताकि वो भगवान को शुक्रिया दे सकें कि हमें आपने नदियाँ दी हैं, माउंटेन्स दिए हैं, फॉरेस्ट दिए हैं. सच villages known as its boundaries, like the local people look after the natural resource within the boundary. If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called, मतलब एक गांव का आदमी अगर दूसरे गांव से कोई लकड़ी ले जाना चाहता है तो उसे कुछ पैसे देने होते थे, जिसको वो देवसारी, दंड या फिर मेन इन एक्सचेंज कहा जाता था, ठीक है. तो मेनली तो मैंने दंड ही सुना है, बट आप लोगों ने कुछ सुना हो तो कमेंट कीजिएगा. अब देखो, सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट बाय एंगेजिंग वॉचमैन एंड ईच हाउस होल्ड कंट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम. मतलब कुछ जो गांव थे वो अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, वॉचमैन रख देते थे, ठीक है. और वॉचमैन को पगार कैसे मिलती थी कि गाँव का हर इंसान, कोई मान लो कि कोई इसको खाना दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई रहने के लिए घर दे देता है, और इस तरह से इस वॉचमैन को काम चल जाता है, ठीक है. हर साल गांव में क्या होता है कि मतलब आसपास के सारे लोग मिलकर एक हेड को चुनते हैं, ठीक है. हेड मैन ऑफ द विलेज क्या करता है कि एक मीटिंग करता है, एक मीट करता है और डिस्कस करता है कि गांव में किस किस को क्या क्या तकलीफ़ है, ठीक है. अब देखो, गांव में लोगों को या फिर डर जो था लोगों का वो कैसे फैला. When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905, यानी कि 1905 में जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कहा कि 3 भाग में से 2 भाग गवर्नमेंट रिजर्व कर देगी, यहाँ आपका कोई काम नहीं चलेगा, आप आ नहीं जा सकते, जा नहीं सकते, तब क्या हुआ कि यहाँ के लोगों को जो गाँव उस मतलब जंगल में रहते थे, उनकी कल्टीवेशन, हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ बंद हो गया, ठीक है. तो पीपल जो थे, बस्तर के जो लोग थे, वो काफ़ी टेंशन में आ गए. उनको डर हो गया कि अब अगर हम लोगों को गांव मतलब जंगल में रहने नहीं दिया जाएगा तो हम करेंगे क्या, ठीक है. क्योंकि जंगल में तो ये अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ट्रीज
अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ गया, अब ये ना तो ये पेड़ काटने देगा, बेचने देगा, कुछ नहीं करने देगा, ठीक है। पीपल ऑफ अदर विलेज वेयर डिस्प्लेस्ड, कुछ विलेज जो है वो क्या होते थे, क्या दिक्कत होती थी उनको, कि उनको तो कुछ हद तक जंगल मिल जाता था और कुछ लोगों को नहीं मिल पाता था, ठीक है। फॉर लॉन्ग विलेजर्स हैव बीन सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेट्स, ज़्यादातर लोगों को ना अंग्रेज़ों को लैंड रेट्स देना पड़ता था, अपनी ज़मीन के लिए वो किराया देना पड़ता था, उससे वो काफ़ी परेशान थे। फ्रीक्वेंट डिमांड्स फॉर फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल्स, मतलब कभी कभी अगर मान लो कोई ऑफिसर के घर पे काम पड़ता था तो आपको काम भी फ्री में करना पड़ता था। ऊपर से अगर कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट आदमी आ गया तो वो फ्री में ही हमारी सामानें भी ले जाता था कि चलो ये हमें दे दो, ठीक है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ हो गई, बहुत सारे लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग डरने लगे। देन केम द टेरिबल फेमाइन्स इन 1899 से 1900, अगेन इन 1907 से 1908 के बीच में रिजर्वेशन प्रूव टू बी लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखो कि कुछ 400 लोगों ने मिलकर क्या किया कि 10 फरवरी से अंग्रेजी स्कूल, अंग्रेजी पुलिसों के पोस्ट सब कुछ जला उला कर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। तो बस सिंपली वही इंसिडेंट लिखा गया है और कुछ खास नहीं है। पीपल बिगेन टू गेदर एंड डिस्कस देयर इशूज इन देयर विलेज काउंसिल, तो विलेज काउंसिल में लोग बैठकर प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कस करने लगे। बाज़ारों पे, फेस्टिवल्स में, जहाँ भी हेडमैन मिलते थे उनसे ये सारी चीज़ें बात होती थी, असेंबल्ड होते थे एक जगह लोग इकट्ठा होकर, यही बातें की जाती थी। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द ध्रुवज ऑफ द कांगर फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस। देखो ध्रुवज ऑफ कांगर फॉरेस्ट के जो ध्रुव थे यहीं सबसे पहले रिजर्वेशन लाया गया, ठीक है। ऑल्दो देयर वॉज नो सिंगल लीडर, यहाँ कोई एक लीडर नहीं था, मैनी मतलब बहुत सारे लोग थे, ठीक है, गुंडा, धूर और ऐसे बहुत सारे लोग थे। बट 1910 में आम, मैंगो बो, अ लैम्प ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगेन कल्टिवेटिंग circulating between villages. These were actually message inviting villagers to rebel against British. मतलब 3-4 चीज़ें बांटी गई, आम, तीर कमान, तो चिलीज़ और तीर कमान ये सारी चीज़ें गांव-गांव में घुमाई जाती थी, मैंगोज़ बांटे जाते थे और सबको बताया जाता था कि चलो अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या करना है, रिबेल करना है, यानी कि विद्रोह करना है। एवरी विलेज कंट्रीब्यूटेड समथिंग टू रिबेल एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा उठाता था, हर गांव कुछ ना कुछ खर्च उठाता था। बाजार लूट लिए जाते थे, ठीक है, जितने भी बाजार थे वो लूट लिए जाते थे। जो अंग्रेजी ऑफिशियल्स थे, जो व्यापारी थे, उनको लूट लिया जाता था। स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशंस वेयर बर्न्ड, स्कूल और पुलिस स्टेशंस जला दिए जाते थे, लूट लिए जाते थे, ठीक है। और जो भी अनाज वो लूटते थे उसको बांट देते थे। मोस्ट ऑफ दोज हु वेयर अटैक्ड वेयर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनी, मतलब ज़्यादातर उन लोगों को ही लूटा जाता था जो लोग अंग्रेज़ों से रिश्ता रखते थे, ठीक है। अंग्रेज़ों के साथ जो लोग व्यापार करते थे ऐसे लोगों को ही लूटा जाता था। विलियम वार्ड, अ मिशनरी who observed the event, wrote, from all direction come streaming into Jagdalpur police, merchants, forest peons, school masters and immigrants, मतलब हर तरफ से लोग एक जगह इकट्ठा मतलब भागने लगे, परेशान होने लगे। तो इसका एक रीज़न वही था कि फॉरेस्ट के जो लॉज थे वो ऑप्रेसिव थे, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे, यही एक बहुत बड़ा रीज़न था। अब ब्रिटिशर्स ने अपनी टुकड़ियां भेजी, ट्रूप्स का मतलब होता है आर्मीज की टुकड़ी, ठीक है, कि आप
जाकर जो विद्रोही हैं उनको रोको, उनको ख़त्म करो। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट। आदिवासी के जो लीडर्स थे ना वो चाहते थे कि समझौता हो जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स मानने को तैयार नहीं थे। वो जब भी इनसे मिलने आते थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, या तो उनको पकड़ के जेल में डाल देते थे, नहीं तो फिर गोली मार देते थे। ठीक है, जो लोग भी इन विद्रोहियों का साथ देते थे, अगर गवर्नमेंट उन्हें पकड़ लेती थी तो बड़ा बुरी तरह पनिश करती थी। मोस्ट विलेजेस वेयर डिसर्टेड एज पीपल फ्लेड इनटू जंगल्स। ज़्यादातर गांव जब तितर बितर होता था तब लोग कहाँ भाग जाते थे, जंगल्स में भाग जाते थे। इट टुक्स 3 months, फरवरी से लेकर मई हो गया ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करने में इन रिबेलियंस को, यानी कि विद्रोहियों को। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडा धूर इन, मतलब इन लोगों को पकड़ पाना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये लोग जंगल को बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो जंगलों में जाकर छुप जाते थे। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन हाँ कुछ लोगों को रोक लिया। ठीक है, अब द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड पीपल ऑफ बस्तर डज नॉट एंड देयर। और स्टोरी अभी ख़त्म नहीं होती है यहीं पे। आज़ादी के बाद भी इसी तरह से होता रहा, पीपल्स को जंगलों से दूर रखा जाता था। ठीक है, और उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए रखा जाता था, मतलब फॉरेस्ट को, तो दिक्कत होने लगी। तो क्या हुआ कि 1970 में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि 4600 हेक्टेयर्स का जो नेचुरल साल का फॉरेस्ट है वो क्या कर देना चाहिए, उसको ट्रॉपिकल पाइन में बदल देना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये पेपर के इंडस्ट्री के लिए यूजफुल हो। इट वॉज ओनली आफ्टर प्रोटेस्ट बाय लोकल एनवायरमेंटलिस्ट दैट प्रोजेक्ट वॉज स्टॉप्ड। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लोकल एनवायरमेंटलिस्ट की वजह से रोक दिया गया। लेट अस नाउ गो टू अनदर पार्ट ऑफ एशिया। चलो, भारत को तो देख लिया हमने, अब कुछ एशिया के अलग अलग पार्ट्स में जाकर देखते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, और ऐसी जगहों पे क्या चल रहा था वो देखते हैं। जावा इज़ अ नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है, जो राइस प्रोड्यूस करता है, चावल प्रोड्यूस करता है, और इसी चीज़ के लिए ये फेमस है। तो जावा क्या है, एक आइलैंड है इंडोनेशिया का जो राइस प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक समय की बात है कि ये पूरी तरह से सिर्फ जंगलों से कवर्ड था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वेयर द डच लोग जो थे वो इंडिया में भी आए थे, लेकिन इंडिया में अंग्रेज़ों से वो जीत नहीं पाए, लेकिन इंडोनेशिया पे जाकर वो कब्जा कर चुके थे। एज वेल एज वी सी देयर वेयर मैनी सिमिलरिटीज़ इन द लॉ ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल इन इंडोनेशिया। तो अंग्रेज जिस तरह भारत पे कानून बनाकर बैठे थे, मतलब फॉरेस्ट लॉ बनाकर बैठे थे, सेम उसी तरह डच वाले इंडोनेशिया पर फॉरेस्ट लॉ लगा रहे थे। ठीक है, जावा इन इंडोनेशिया इज़ वेयर द डच स्टार्टेड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जावा एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेज़ों की तरह डच ने क्या किया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट शुरू किया। ठीक है, ये क्या कर रहे थे कि इनको ऐसी लकड़ियां चाहिए थी जो शिप बना सके, बिल्कुल ब्रिटिशर्स की तरह। बस 3.4 मिलियन की आबादी थी उस समय इस जावा द्वीप की, और बहुत सारी ज़मीन थी जो बहुत उपजाऊ थी, बहुत अच्छी खेती होती थी उस पर। बट देयर वेर ऑल्सो मैनी कम्युनिटीज़ लिविंग इन द माउंटेन एंड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशंस। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उस समय बहुत सारे जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ थी वो करती थी। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितना बुरा है इन्वायरमेंट्स के लिए। तो देखो, द कलंग्स ऑफ जावा वेयर ए कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स। ये एक ऐसा कम्युनिटी है जो जंगलों को बहुत अच्छी तरह से काटना जानता है। और शिफ्टिंग मतलब झूम की खेती
जो होती है, जहाँ एक बार खेती करके उस जगह को छोड़ दिया जाता है, ऐसी खेती को वो लोग करने में बड़े एक्सपर्ट थे। दे वेर सो वैल्यूएबल that in 1755 when the Matram kingdom of Java split, the 6000 Kalang families were equally divided between two kingdoms। अब क्या हुआ कि इनकी जो पूरी फैमिली थी ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो अलग अलग राज्यों में डिवाइड हो गई। 6000 कलंग फैमिलीज तो अलग अलग पार्टीज में डिवाइड हो गई। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, विदाउट देयर एक्सपर्टीज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टीक एंड फॉर द किंग टू बिल्ड देयर पैलेसेस। मतलब अब दो अलग अलग राजा हो गए, दो अलग अलग राजाओं के राजमहल बनेंगे। अब अलग अलग लोग हो गए, दोनों फैमिलीज अलग अलग, इधर 6000 को 3000 में डिवाइड कर दिया गया। इधर राजा के लिए जो घर बनाना है, पैलेस बनाना है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी तो होनी चाहिए। ऐसे पेड़ पौधे उगाने की इनको कोई नॉलेज ही नहीं थी। ये लोग बस जंगलों को काट कर उस पर अपने इच्छा अनुसार खेती करना जानते थे। ठीक है, When the Dutch began to gain control, जब डच आए और उन्होंने इस आइसलैंड पर कंट्रोल मतलब कब्जा कर लिया, तो क्या किया, इन लोगों ने कोशिश की कि कलंग जो है वो इनके अंडर काम करे। ठीक है, 1970 में द कलंग रेसिस्टेड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट जोआना। जोआना में एक मतलब किला था डच का, वहाँ पर इन लोगों ने अटैक कर दिया और बोला कि हम आपके अंडर काम नहीं करेंगे। डच की साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को हम थोड़ा देख लेते हैं। इन 19th century when it became important to control territory not just people, the Dutch enacted forest law in Java। मतलब जब डच लोगों को लगा कि यहाँ की जावा को मतलब रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा जंगलों में जाने से, ठीक है, तब इन्होंने फॉरेस्ट लॉज स्टार्ट किया। Now wood could only be cut by specified purpose। मतलब कुछ खास कामों के लिए ही लकड़ी को काटा जा सकता था। लाइक मेकिंग रिवर बोट्स, यानी कि नाव बनाने के लिए आप लकड़ी काट सकते थे, घर बनाने के लिए लकड़ी काट सकते थे, और ओनली स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविजन। बहुत देख रेख में लकड़ियाँ काटी जाने लगी। विलेजर्स वेयर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल इन यंगस्टन। मतलब अच्छी जगहों पर जंगलों में जो भी आदमी अपना गाय बैल चराने जाता था, उन लोगों को पनिश किया जाने लगा। ग्रेजिंग कैटल मतलब गाय बैलों को चारा खिलाने ले जाते हैं, चराने ले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है। अगर कोई बिना परमिट के एक जगह से दूसरी जगह लकड़ी को लेकर जाता था तो भी, तो ऐसी चीज़ों के लिए पनिशमेंट देने लगी। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेज फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज। जिस तरह भारत में आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स को सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ी कि उनको बोट बनानी थी, तो उन्होंने बोट बनाने के लिए लकड़ियाँ जब उनके ब्रिटिश के एम्पायर में ख़त्म होने लगी तो वो भारत में ढूंढने लगे। दूसरा, जब वो रेलवे लेकर आए तो उनको रेलवे के लिए क्या बनाना पड़ रहा था, स्लीपर्स बनाने पड़ रहे थे, तो वो स्लीपर्स बनाने के लिए लकड़ियों का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, फिर रबर और टी की खेती के लिए इन्होंने जंगल काटे। राइट, तो इस तरह से ये लोग देखो 1882 से में 2,80,000 स्लीपर्स वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा। स्लीपर्स का मतलब मैंने बताया ना कि वो जो दो पटरियों के बीच में जो लकड़ी बिछाई जाती है, ना, ताकि वो ज़मीन में धंसे ना, तो उसको स्लीपर्स कहा जाता है। ठीक है, तो सिर्फ जावा आइसलैंड से 2,80,000 स्लीपर्स को डच भेजा गया, एक्सपोर्ट किया गया। हाउएवर ऑल दिस रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्रीज, ट्रांसपोर्ट द लॉग्स एंड प्रिपेयर द स्लीपर्स। लॉग्स का मतलब होता है लकड़ी का कुंदा, जो मतलब इस तरह की पूरी लकड़ी होती है ना, गोल वाली,
इसको हम लॉग्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसके इतनी सारी लकड़ियों के स्लीपर्स बनाने के लिए हमें क्या लेबर नहीं लगा होगा, वहाँ पर लेबर भी लगे होंगे, तो लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। द डच फर्स्ट इम्पोज्ड रेंट ऑन लैंड्स। डच लोग जब वहाँ कब्जा किया जावा आइलैंड पर, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आपको अपनी ज़मीन का हमें किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन exempted some villages from these rents if they were collectively to provide free labors। मतलब अगर आप डच के अंडर कुछ काम फ्री में कर देते हो तब आपको रेंट छोड़ दिया जाएगा, रेंट माफ़ कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप जो खेत पे काम कर रहे हो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। उस समय भैंसों को यूज में लिया जाता था, बफेलोज को यूज में लिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह लकड़ियों को लेके जाने के लिए, ठीक है। और इसको ब्लेंडोंग इंस्टेंट का सिस्टम कहा जाता था, पता नहीं है कौन कैसा सिस्टम है, ये सिस्टम कहा जाता था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेंट एग्जेम्पशन फॉरेस्ट विलेजर्स वेयर गिवन स्मॉल वेजेस बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट लैंड वॉज रेस्ट्रिक्टेड। मतलब ये लोग जब डच का हेल्प करते थे, लकड़ियाँ काट कर उनकी मतलब उनके लिए बेचते थे, तो इससे उनको बहुत कम रेंट देना पड़ता था, ये तो अच्छी बात थी। लेकिन फिर भी जंगलों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग कर रहे थे ये मना कर दिया डच ने, तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। अराउंड 1890 सुरोंतिको सामीन ऑफ रेंडुब्लाटुंग विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज है ये, ठीक है। बिगन क्वेश्चनिंग स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। उसने डच लोगों से सवाल पूछना शुरू किया, उन्होंने आर्ग्यू करना शुरू किया। स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड वाटर अर्थ एंड वुड। मतलब स्टेट ने ना तो लकड़ियाँ बनाई हैं, ना हवा बनाया है, ना जल बनाया है, कुछ नहीं बनाया, तो आप इस पर कब्जा कैसे कर सकते हो। Soon a widespread movement डेवलप, और इसी तरह एक आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। अमोंग दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज इट वेयर सामीन सन इन लॉ। सामीन के सन इन लॉ थे जिन्होंने इस आंदोलन को करने में इनकी मदद करी। 1907 में 3000 फैमिलीज़ ने इस आइडिया को, इस बात को माना और सबने सामीन का हेल्प किया, और इसीलिए इन्हें सामिनिस्ट्स कहा जाता है। और ये लोग किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, डच के लिए, कि भाई आप हमारी ज़मीन पर कब्जा करना छोड़ो। वाइल अदर रिफ्यूज टू पे टैक्स और फाइन्स और परफॉर्म लेबर। मतलब ना तो डच के लिए हम काम करेंगे, ना तो उनको हम टैक्स देंगे, ठीक है। ये सब कुछ वो लोग मना कर दे रहे थे, ये उनके आंदोलन करने का तरीका था। तो आप ये देखो, ये है जावा का आइलैंड, दिख रहा है, और ये है डच। तो नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये दोनों ने जंगलों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला। भारत में वर्किंग प्लान्स वेर अबंडेंट एट दिस टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्लीट फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। इस समय पे ना फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ कि मतलब लकड़ियों की जो भी चीज़ें बनती थी उसकी नीड बढ़ गई, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी लकड़ियों की। तो अंग्रेज़ों ने इंडिया से लकड़ियों को अंधाधुंध काटा। उस समय कुछ भी नहीं सोचा, बस फटाफट काटते गए। देखो, कट ट्रीज फ्रीली, क्योंकि उनको वॉर में ज़रूरत पड़ रही थी। और सेम चीज़ जावा में भी देखो, जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्युपाइड द रीजन,
इससे कुछ पहले ही जापानीज़ ने क्या किया था, इस जगह को ऑक्युपाई किया था, कब्जा किया था। द डच फॉलोड अ स्कोर्च्ड अर्थ पॉलिसी, एक स्कोर्च्ड अर्थ की पॉलिसी वो अपना रहे थे। वो क्या करते थे, डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जायंट टीक लॉग्स। ये लोग लकड़ियों को तबाह कर रहे थे, सो दैट दे वुड नॉट फॉल इनटू जापानीज हैंड्स, जिससे कि क्या हो कि जापानीज लोगों को ये लकड़ियां ना मिल जाएं, इसलिए वो लोग इसे जला दे रहे थे। सोचो। द जापानीज देन एक्सप्लॉइटेड द फॉरेस्ट रेकलेसली फॉर देयर ऑन वॉर इंडस्ट्रीज। उनको भी वॉर में गन वगैरह के पीछे पहले लकड़ियाँ ही लगी होती थी, लकड़ियों के पहिए, बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो उस समय जापानीज़ लोग जब आए तो उन्होंने भी मतलब जो जावा आइलैंड था वहाँ की लकड़ियों को बहुत बुरी तरह से यूज किया है। और गांव के जितने भी विलेजर्स थे उनको फोर्सफुली कहा कि आपको जंगल काटने पड़ेंगे। Many villagers use this opportunity to expand cultivation in the forest। और गांव के लोग बड़े चालू, वो लोग क्या किए कि इसी बहाने कई जो इलाके थे जो मतलब झूम की खेती, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए जंगल साफ़ करने पड़ते थे, वो इसी बहाने उन लोगों ने साफ़ कर लिया। ठीक है। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस टू गेट लैंड बैक। इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस को वो ज़मीन वापस लेने में बड़ी दिक्कत हुई। एज इंडियन पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज ब्रॉट देम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिजायर टू कंट्रोल द लैंड। मतलब जिस तरह अंग्रेज़ों ने इंडिया को उन्हीं का लैंड देने से मना कर दिया कि नहीं ये लैंड अब रिजर्व है, उसी तरह इंडोनेशियन फॉरेस्ट सर्विस को भी वो लैंड वापस नहीं मिल रही थी। ठीक है। 1980 में गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैड बिगन टू सी द साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। उस समय साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को बड़ा ध्यान में रखा गया। पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी कन्फ्लिक्ट्स। लेकिन ऐसी कम्युनिटीज़ को जो ऑलरेडी हमेशा फॉरेस्ट में ही रहती थी, उनको ही अगर आप फॉरेस्ट से अलग कर दोगे तो बहुत सारे विवाद शुरू हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, बहुत सारे विवाद शुरू हो गए, बहुत सारे झगड़े शुरू हो गए। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि जंगलों को बचाना, ठीक है, जंगलों को बचाना रेदर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट। मतलब अब क्या हुआ कि जंगलों से लकड़ियां निकाली ही नहीं जाती थी, जंगलों से लकड़ियों का यूज बहुत कम किया गया और जंगलों को बचाया जाने लगा। द गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ने ये माना कि उसे अगर जंगलों को बचाना है तो द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। तो जो भी आसपास के गांव के लोग हैं उन सबको जोड़ना पड़ेगा। कई चीज़ों में तो भारत के अलावे भी, जैसे देखो मिज़ोरम से लेकर केरला तक डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड देम इन सेक्रेड ग्रोव्स नोन एज सरनास, देवराकुदू, कान राई एट्सेट्रा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने दम पर, अपने विलेजर्स ऐसे बहुत से जिन्होंने बचा के रखा विलेज को। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ऑन फॉरेस्ट। गांव के लोग ही पूरे फॉरेस्ट की रक्षा करते थे। ईच हाउस होल्ड टेकिंग इट इन टर्म्स, मतलब हर एक गांव का आदमी एक दिन करके अपना टर्न आता था और उस दिन जाकर वो गांव की गार्ड करता था, रक्षा करता था। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज एंड एनवायरमेंटलिस्ट टुडे आर थिंकिंग ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट। तो उस समय जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट था और आज के जो फॉरेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं ये अलग अलग सोच रखते हैं। उस समय जिस तरह से लकड़ियों का व्यापार हो रहा था, लकड़ियों का मिसयूज हो रहा था, उससे बड़ी दिक्कत होती थी और वो धीरे धीरे चेंजेस हो गए। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ आप ये जो क्वेश्चंस हैं देखो और क्वेश्चंस के आंसर करके मुझे बता देना। अगर आप चाहो तो इंस्टा आईडी है मेरी श्रीज्ञान के नाम से, आप वहाँ कमेंट कर देना। ठीक है, मतलब टेक्स्ट कर देना। और अगर आप चाहो तो मुझे फ़ोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो। ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत
नहीं होगी। तो मेरा नंबर है 9706769252, यानी कि 9706769252। तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।